आज हम लोग वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से पहले की जो बनाई थी फोर्थ, उसमें मैंने आप लोगों को 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का अलग हम कर दें तो 2 कॉलम के बारे में मैंने समझाया था। आज हम 2 कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट लेके आए हैं। इसके बाद इसके रूल्स और रेगुलेशन जानना बेटा बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों कि आपको सबसे पहले तो टीएस गिरवाल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी अनसोल्ड हैं, उन सबको ना करके आप यदि उन सब क्वेश्चनों में जो कॉमन है उनको वन टाइम ले लें। फिर अगर वो दोबारा रिपीट होते हैं तो उनको ना लें। आप डिफरेंट जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस को लेकर के खुद का एक क्वेश्चन बनाएं अपनी कॉपी में, और उस एक क्वेश्चन को बेसिक रूल्स लगाते हुए कैश बुक के उसको सॉल्व करें समझते हुए। ये कभी ना करा करें स्टूडेंट कि आप लोग उस चीज को समझे बिना सिर्फ एक रट्टा योजना से काम करें। वो रट्टा योजना से बेटा आप अभी तो कर लेंगे, लेकिन पेपर में जरा सा क्वेश्चन घुमा हुआ आ गया तो आप उसको करने में असमर्थ हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। अच्छे खासे बच्चे नंबर कम लाते हैं। प्रैक्टिकल में 1 नंबर अगर आप जरा सी गलती करते सारे नंबर उड़ने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं आराम से। 2 कॉलम कैश बुक में देखिए यहाँ पे डेबिट साइड है, वहां पर क्रेडिट साइड है। मैंने क्रेडिट में दिखाया है कि जब भी क्रेडिट में बैलेंस डाउन होगा बेटा, बैलेंस डाउन होगा तो डाउन किसका होगा? या तो बैलेंस डाउन होगा कैश का, क्योंकि या तो पेमेंट हम कैश से करेंगे नगद, या हम चेक से करेंगे बेटा। अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक का बैलेंस मतलब बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, और कैश से करेंगे तो कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा। सेम साइड डेबिट, अगर यहाँ पर मैंने डेबिट लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पर कैश इंक्रीज होगा या चेक से बैलेंस इंक्रीज होंगे। अगर चेक का मतलब बैंक में कोई रिसिप्ट होगी तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और कैश की कोई रिसिप्ट होगी तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा। बेटा यहाँ समझना ये है कि अगर हम छोटे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश से कर दो, और बड़े पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से कर दो, दोनों में सेफ हुआ। जब बैंक बढ़ेगा डेबिट में, जब बैंक कम होगा क्रेडिट में। यहां से आएगा और यहां से जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कैश का मतलब कैश में आएगा और कैश का मतलब कैश से जाएगा। सिंपल रूल्स वही चलेंगे, सिंपल कैश बुक के जो पहले थे वही रूल्स है, कोई चेंज नहीं है। बस थोड़ा बैंक के जो ट्रांजेक्शन है उस पर थोड़ी सी निगाह रखनी है कि कहाँ पे चेक आया है, कहाँ पे काउंटर एंट्री आई है, कहाँ पे बैंक चार्ज आया है, कहाँ पे सर्विस चार्ज है, कहाँ पे इंटर रिसिप्ट है, कहाँ पे इंटरेस्ट पेड है, कहाँ पे एंड्रोजमेंट हो रहे हैं, कहाँ पे सेटलमेंट की एंट्री हो रही है, कौन सी एंट्री यहाँ पे आएगी। चार्ज में हम लोग बात करें तो जीएसटी में 3 चीज आपको ध्यान रखनी है: इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ऐसे ही आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट और आईजीएसटी। आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। देखिए समझे फटाफट। सबसे पहले मैंने पहला ट्रांजेक्शन लिखा टू बैलेंस बीडी। देखिए टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस मेरे बच्चों। इसकी पहली एंट्री आप जब करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें लिखा है कमेंस्ड बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो कैश से भी हो सकती है और बैंक से भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखें। इसकी मैं सब इसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करूंगा इसको, तब मैं सिखाऊंगा आपको। अभी मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश में जाएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक में। अगर यही बैलेंस मेरे बच्चों, यही बैलेंस बैंक का अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता तो मैं यहाँ लिखता बाय बैलेंस बीडी, और बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री मैं कर देता। यहाँ पर जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट आए आप बाय बैलेंस बीडी करके बैंक कॉलम में डाल दें। ठीक है। टू सेल्स का मतलब होता है यदि आपने कोई माल बेचा है बेटा, कोई गुड्स बेचा है, कोई एसेट्स बेची है मेरे बच्चे। जब गुड्स बेचोगे तो सेल्स आएगा, और एसेट्स बेचोगे तो एसेट्स आएगी। तो आप उसके लिए 2 साइड में कर, ठीक है, 2 साइड में कर दीजिए। उस पर चार्ज होने वाला आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी आप डेबिट के कॉलम में ही शो करेंगे, कैश कॉलम में। मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दे रहा हूं, यदि एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है तो आप ध्यान रखिए गुड्स आपके रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में चार्ज होने वाला जीएसटी मतलब 3 फॉर्म्स सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी बेटा आप ध्यान रखना हमेशा कैश कॉलम में आएगा। लेकिन नॉमिनल में यदि कोई भी अकाउंट का पेमेंट, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर चेक से हुआ है मेरे बच्चे, चेक से हुआ है तो उसमें आप उस जैसे मान लीजिए वेजेस पेड बाय चेक और वेजेस पेड बाय कैश। देखिए एक तो पेमेंट हो रहा है कैश से, एक हो रहा है बेटा चेक से। जो चेक से पेमेंट हो रहे हैं उसमें बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, और जो कैश से पेमेंट हो रहा है मेरे बच्चे कैश का पेमेंट कम हो रहा है। तो कैश वाला काम कैश में और चेक वाला काम बैंक में। अब इन दोनों की कंडीशन में अगर जीएसटी चार्ज हुआ तो आपको देखना होगा कि जीएसटी चार्ज की 3 जो फॉर्म्स हैं, क्या वो चेक पे हो रही है, बैंक पे, कैश पे हो रही है। अगर कैश पे हो रही है तो वो तीनों चीज कैश में जाएंगी,
और यदि वो चेक हो रही तो बेटा वो तीनों चीज आपकी बैंक कॉलम में जाएंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है आपका टू बैंक। देखिए यहाँ पर जो टू बैंक आया यहाँ पर सी है, एक इंडिकेशन देखना, और टू कैश है, यहाँ पर भी सी है। तो बेटा ये सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कंटिन्यू में, तब मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है सी का मतलब कॉन्ट्रा। बैंक वाले कॉलम में जब एंट्री आप लिखोगे टू बैंक, तो बेटा बैंक में आपको इसकी एंट्री नहीं करनी है। देखो बैंक में इसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बैंक के कॉलम में बैंक की एंट्री नहीं करके आपको कैश के कॉलम में करनी है मेरे बच्चे। और जब कैश लिखोगे तो कैश की एंट्री कैश कॉलम में ना करके आप किसमें करोगे, बैंक में करोगे। ये हो गया आपका रिवर्स। ठीक है, अभी क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको ना ये क्यों हुआ, ऐसा हो क्यों रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। अगर इंटर रिसीव्ड लिखाया है, क्या है इंटर रिसीव्ड, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर रिसीव्ड कर रहे हैं आप इंटरेस्ट, तो यहाँ पर बैंक के द्वारा ही होगा काम, क्योंकि बैंक सर्विस दे रहा है। बैंक सर्विस दे रहा है तो इंटरेस्ट कौन रिसीव करेगा, वही करेगा। तो यहाँ पर बैंक के कॉलम में एंट्री होगी। टू पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन का नाम आया है ये बहुत कारणों से आ सकता है। पर्सन का नाम जब हम लोग इसके एंट्री करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि पर्सन और बैंक के कॉलम में क्या रिलेशन है। वैसे अभी आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी चेक इशू हुआ है तो आप इस तरह से इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है टू चेक इन हैंड। कभी कभी क्या होता है, ये चेक इन हैंड का भी मैं फॉर्मेट आपको अभी इसके बाद की कंटिन्यू वीडियो बताऊंगा। अभी ये बता दे रहा हूँ कि चेक इन हैंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया, जैसे मैंने अपने बेटे को चेक दिया और कहा बेटा बैंक में जाके जमा कर आओ, और मेरा बेटा बैंक गया, लेकिन उससे पहले ही उसके दोस्त का कॉल आ गया कि अचानक से मालूम पड़ा कि वो तो पार्टी करने चला गया। मालूम पड़ा वो चेक उसके पैंट में रह गया, और 2 दिन बाद जब मैंने बच्चे से पूछा बेटा उस बैंक में चेक जमा कराया था, जाकर के पैसे निकाल के लिया, तो बेटे को ध्यान आया वो तो चेक मैंने जमा कराया नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक उससे इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे टू चेक इन हैंड, और उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक में अभी जमा ही नहीं हुआ है। अब जमा होगा तो उसकी एंट्री बैंक कॉलम में दर्ज की जाएगी टू चेक इन हैंड के नाम से। ठीक है, चेक इन हैंड, हैंड का मतलब हाथ में रह गया चेक, बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक इज नॉट रिसीवेबल बिफोर दी एंट्री करने से पहले। टू पर्सन फिर आया, देखिए एक बार फिर बैंक में एंट्री हुई है। तो ये जो पर्सन की एंट्री 2 बार हुई है, इसमें दोनों कंडीशन लगी होंगी, इसलिए दोनों की एंट्री हुई है मेरे बच्चे। तो अब ये दोनों कंडीशन जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू बैंक डेबिट रिकवर की एंट्री देख लीजिए आप, कैश कॉलम में हो रही है। टू लोन टू, एक तो लोन दिया जाता है, एक लोन लिया जाता है। टू का मतलब होता है लोन दिया होगा, फ्रॉम का मतलब है लोन लिया होगा। टू एसेट्स को सेल हुई है तो आप कैश कॉलम में, बस ये एंट्री आपको ध्यान देनी है कि ये ज्यादा आपके क्वेश्चन में आएंगी एंट्री, इससे ज्यादा आई होप कि नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाइए बाय परचेज, वहां पर बेचा था यहाँ खरीदा है, वहां पे आपके आउटपुट था यहाँ पे इनपुट है, वही कंडीशन चलेंगी सारी कैश कॉलम में। बाय बैंक, यहाँ पे देखिए टू कैश है, वहां पे बैंक है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री, वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स। अब बैंक है तो कहाँ जाएगा, कैश में, कैश है तो कहाँ जाएगा, बैंक में, ये वही कॉन्ट्रा एंट्री, मैच कर लेना आप। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। बाय पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन का नाम आया है ये भी आपको ध्यान रखना है क्यों आया, या तो चेक डिसऑनर्ड हो गया होगा या चेक एंडोर्समेंट हुआ होंगे, ये किसी भी कंडीशन से आ सकता है। एक्सपेंसेस पेड, अगर कैश में होते कैश में, और चेक में होते चेक में। यहाँ पर अगर चेक से वो एक्सपेंसेस दिया तो मैंने नोट डाला है, इफ एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक एंड चार्ज जीएसटी सो इट इज टू बी शॉन बोथ ऑफ बैंक कॉलम। यदि कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपने पेड किया चेक से और चार्ज कर लिया जीएसटी, तो इन सबको आप कहां दिखाओगे, बैंक कॉलम में। बैंक चार्ज, जो सर्विस दे रही है बैंक, उसका चार्ज बैंक कॉलम में जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम कैश कॉलम में जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बैंक कॉलम में। एसेट्स को परचेज करिए नगद में तो कैश में, और यही चेक से किए तो आप बैंक कॉलम में डाल देंगे। बाय पर्सन अकाउंट, चेक डिसऑनर्ड होने पे मैंने बताया था, और यही ट्रांजेक्शन, इससे ज्यादा आई होप के आने नहीं चाहिए। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इनकी एंट्री दर्ज करनी है। अभी ये जो मैंने बाय पर्सन के नेम जो लिखे हैं टू और बाय में, अभी आपको ये समझना है कि एंट्री करते समय पर्सन का नाम अगर आता है तो या तो पर्सन को चेक इशू किया गया होगा, या पर्सन ने कोई अगर कैश में ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसमें कैश इन्वॉल्व होगा, पर्सन का नाम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना आप। कंडीशन यही होगी, या तो उसने चेक के ट्रांजेक्शन किए हैं, या एंडोर्समेंट किया है, या डिसऑनर्ड हुआ है, या चेक इन हैंड वाला केस होगा, तो उस कंडीशन में आप करोगे ये चीज। अब इसका टोटल लगा लेंगे डेबिट का, दोनों का, कैश और बैंक का, और डेबिट हमेशा मोर देन होगा क्रेडिट से, तभी आपका बैलेंस क्लोजिंग निकलेगा। क्लोजिंग बैलेंस कैश का निकलता है कैश में डाल देना, बैंक का निकलता है बैंक में लिख देंगे। बस ये ध्यान रखना है टोटल लगाने में मिस्टेक नहीं करनी है। क्रेडिट का टोटल सब टोटल अलग कर लो,
डेबिट का टोटल पूरा कर लो, टोटल में से सब टोटल को माइनस कर दीजिए, बचा हुआ आपका आंसर होगा। बाकी बची हुई बातें मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा अभी। थैंक यू। देखिए कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस हैं, लगभग 11 थे ये, और ये कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन कह सकते हैं, इसलिए मैंने उनको नाम दिया मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस, जो डिफरेंट होंगी, जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। बाकी तो सिंपल इक्वेशंस होती है, बच्चा समझ जाएगा। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉन्ट्रा का मीनिंग और कुछ फर्दर मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं लगभग बहुत सारी ट्रांजिशन दूंगा, 30 से 35। टाइम तो लगेगा, लेकिन एक ही समझ लिया ना तो सारे एग्जाम्पल, सारे आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले हम लोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आ रही है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए जब भी आप विड्रॉ कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं आप बैंक से कर रहे हैं बेटा। बिजनेस यूज, ऑफिस यूज अगर लिखा आ जाए, ठीक है ना, या विड्रॉ की जगह पेड आ जाए, बात एक ही बेटा, पेड इनटू बैंक, या विड्रॉ बिजनेस यूज या विड्रॉ ऑफिस यूज। अगर यहाँ पर पर्सनल यूज आ जाए, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो मुझे बताइए जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, क्या वो बिजनेस में काम ले रहे हैं? वो नहीं। तो जब बिजनेस में वो काम नहीं ले रहे हैं तो उसकी एंट्री ड्राइंग में जाएगी बेटा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है लेकिन बता दे रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? बाय ड्राइंग। क्या लिखना पड़ेगा? बाय ड्राइंग लिख के अमाउंट का डाल देंगे बैंक में। क्लियर हो गया? चलो, तो पहली इक्वेशन में आप समझे कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है मैं आपको वैसे अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मान लीजिए एक बैंक है, उस बैंक में मिस्टर शर्मा जी का अकाउंट है। मिस्टर शर्मा जी 22 तारीख को, ध्यान सुना, 22 अप्रैल मान लीजिए, 22 अप्रैल को वो जाते हैं और 2000 रुपये डिपोजिट कराते हैं। 22 अप्रैल को सुबह जाते हैं, 10 बजे पासबुक लेके जाते हैं और पैसे लेके जाते हैं, जमा कराते हैं, अकाउंटेंट एंट्री कर देता है और उनको सील लगा के दे देता है 22 तारीख। फिर वो घर पे जाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं। 2 बजे उनकी वाइफ कहती है, अजी सुनते हो? वो कहते हैं हाँ जी बोलो। तो वो कहती है कि आपने जो 10,000 रुपये जमा कराए थे उसमें से 3,000 रुपये निकाल लो, मुझे परचूनी का सामान मंगवाना है। तो वो कहते हैं भगवान पहले बोल देती तो 7 जमा करवाता, चल कोई बात नहीं, डबल पिटाई होगी, दोबारा जाता हूँ। अब वो 22 तारीख को ही दोपहर के 2 बजे दोबारा कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहे हैं। और बैंक में जाने के बाद उन्होंने क्या बोला? 3,000 रुपये निकाल लिए। अब मुझे बताओ बच्चों, जमा कितने कराए? 10,000। कौन सी तारीख को कराए? 22 तारीख को। समय क्या था? सुबह के 10 बजे के करीब। और 22 तारीख को दोपहर में कितने बजे गए? दोबारा 2 बजे। यहाँ समय चेंज हो रहा है, यहाँ तो सुना टाइम तो चेंज है, मुझे बताओ डेट चेंज है क्या? कहेंगे नहीं बेटा, डेट चेंज नहीं है। तो उसका मतलब बैंक एक ही पर्सन से 2 बार इफेक्ट हुआ। यानी कि मिस्टर गुप्ता जी से जो भी है, शर्मा जी हैं, जो भी है, वो उनसे बैंक एक बार तो डिपोजिटर बन रहा है, एक बार विड्रॉल बन रहा है। तो जो विड्रॉल कर रहे हैं वो अपने घर के लिए कर रहे हैं। मैंने वाइफ का नाम लिया था, वो घर के लिए कर रहे हैं, तो वो तो पर्सनल हो गया ना। अब इसी चीज को यदि मैं बिजनेस पर लेके चला जाऊं, बेटा ध्यान सुना, अगर इसी चीज को मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके चले जाऊं, बेटा इसी चीज को अगर मैं शॉप पे लेके चले जाऊं, तो ये एंटी पर्सनल की जगह किसकी हो जाएगी? बैंकिंग ट्रांजेक्शंस की हो जाएगी। तो वहां पे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड में लेगा, कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से लेगा। इसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और आपको लेजर फॉलियो के अंदर, यानी लेजर फॉलियो का मतलब होता है जो लेजर में आपने पोस्टिंग करी थी, जनरल की लेजर में करी थी, उस लेजर में जो आपने पोस्ट नंबर डाला होगा वो यहाँ पर एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? पहले आप एंट्री क्या बोलेगी? पहले तो एंट्री बनाओ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहली एंट्री जो करोगे आप, उसमें आप ध्यान रखना कि विड्रॉ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है ना। तो पैसा आ रहा है, यहाँ पर ऑफिस यूज में पैसा निकाल रहे हैं, डिपोजिट में बैंक टू कैश आएगा और विड्रॉल में कैश टू बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक, और कहां पे एंट्री रहेगी? कैश में। और बाय कैश कहां पे एंट्री रहेगी? बैंक में। दोबारा देख लो, जब हम डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने पे कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, किधर हो गया? और विड्रॉल करने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर टू बैंक लिखोगे तो जाएगा कैश में, और यहाँ कैश लिखोगे तो बैंक में एंट्री हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री दिखा देना। डिपॉजिट इनटू बैंक, देखिए डिपॉजिट करा रहे हैं हम लोग। यदि कोई चेक किसी व्यक्ति के नाम है, ध्यान सुना, अगर पर्सन के नाम कोई चेक है, वो चेक हमें रिसीव हुआ है राम से, और हमने राम से रिसीव किया चेक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आपने डिपॉजिट किया है चेक, तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, तो डिपॉजिट इनटू बैंक में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर की एंट्री टू कैश, तो कहां जाएगा? बैंक में, और बैंक है तो कहां जाएगा? कैश में।
कॉन्ट्रा एंट्री शो कर दें। ठीक है, पेड इनटू बैंक बिजनेस यूज, मैंने अभी सेम बताया था कॉन्ट्रा एंट्री का, पहली वाली जो एंट्री बताई है वही सेम है, दोनों में बोलने की डेफिनेशन चेंज है, बात एक ही है। ठीक है, फोर्थ रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश एंड सेंड इनटू द बैंक। आपने देखिए रिसीव किससे करा चेक, नरेश से, और सेंड किसको कर दिया है, डिपॉजिट नहीं कराया बेटा, ध्यान से देखना, सेंड किया है ये। अगर ये डिपॉजिट लिखा होता तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है, भेजा है, जमा क्या करा है, अभी तो भेजा है, भेजा है तो आप एंट्री कर दो, टू नरेश, रिसीव किया है तो रिसीव करने पे किसका बैलेंस बोलेगा, बैंक का, टू नरेश, डिपॉजिट खाते में डाल दीजिए बैंक कॉलम की, ये ध्यान रखना। बैंक ने फिफ्थ ट्रांजेक्शन, बैंक ने नोटिस किया है नरेश को, नोटिस दे दिया है नरेश को कि नरेश चेक डिसऑनर्ड। अब देखिए इससे फोर्थ वाली एंट्री देखिए, रिसीव चेक किससे किया था, नरेश से, और किसको भेजा, बैंक को, बैंक को भेजा, बैंक ने एंट्री कितने की, 1500 की हुई, लेकिन बैंक ने इस चेक को डिसऑनर्ड किया। क्यों, बैंक ने जब देखा कि इसके बैंक में तो बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस शो ही नहीं हो रहा, तो वो चेक क्या हो गया, उसका डिसऑनर्ड हो गया। भाई भेजा हुआ चेक जमा कराते तो विड्रॉल कर सकते थे, ये तो चेक अभी गया है, बैंक ने उसको पास कहां किया, अपने में एंट्री क्रेडिट कहां करी, वो एंट्री नहीं क्रेडिट होने से उसका बैलेंस तो डेबिट ही बोल रहा है, और ये पैसा इस कारण से सामने वाला व्यक्ति निकाल नहीं पाया होगा और चेक हो गया डिसऑनर्ड। तो जब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ, फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो बाय नरेश, और ये देखो क्रेडिट में आ गया, और वहां किस में आ रहा, डेबिट में, बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है चेक ऑफ दीनानाथ, यहाँ पे चेक किसका है, दीनानाथ का है। ठीक है, और एंडोर्स किसको किया जा रहा है, भोलानाथ को। बेटा ध्यान रखना, जिस पार्टी को हम लोग पावर दे देते हैं कि मेरे चेक का पेमेंट फलाने को करना है, तो बैंक आपको ना करके उसी को वो अथॉरिटी दे देगा, क्योंकि आपने ये अथॉरिटी दी है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो भोलानाथ के नाम से होगी और दीनानाथ के नाम से नहीं होगी। तो एंडोर्समेंट के अंदर दीनानाथ और भोलानाथ ये दोनों कनेक्शन हो जाएंगे बैंक से। अब दीनानाथ की पुस्तकों में एंट्री किसकी होगी, भोलानाथ की, तो उनकी पासबुक में एंट्री भोलानाथ के नाम से आएगी। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, बाय साइड में बाय भोलानाथ लिख के, और किस कॉलम में डाल दोगे, कैश में। ठीक है, एंडोर्समेंट का ध्यान रखना, ये जो ट्रांजेक्शन बताया ये एंट्री आती है बहुत ज्यादा। डिपॉजिट चेक रिसीव्ड ऑन इनटू बैंक, बेटा ये 7वें नंबर की जो एंट्री, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ पे भी देखो आपने डिपॉजिट चेक रिसीव किया इनटू द बैंक, तो टू कैश बैंक कॉलम में, बाय बैंक कैश कॉलम में। नेक्स्ट है ओपन करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट। देखिए ट्रांजेक्शन क्या होती है, ओपन करंट अकाउंट, यानी कि आपने करंट अकाउंट खोला है, बैंक में खोला है ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट, और वहां पे डिपॉजिट कराया, 8 नंबर की एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री जारी टू कैश और बैंक है तो कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान से सुन लेना। अगर क्वेश्चन में ओनली फॉर बैंक लिखा आ जाए, ओनली फॉर बैंक, तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो बैंक लिखा है इसका मतलब होता है कि आपने बैंक टू कैश, यानी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है बच्चे, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी इसकी भी सेम, टू कैश, बैंक में बैंक है तो कैश। ये कंफ्यूज करने वाली इक्वेशन है सारी, उसको गौर से करना है इस क्वेश्चन को। ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय द चेक, यहाँ पर आपको एक चेक जो है एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पे करना है, इसके लिए एक चेक जारी किया गया कि आपको 9,000 रुपए का पेमेंट जारी करना है, बिल्स पे करने हैं। बिल्स पे का मतलब लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए बिल्स पे बिल हम लोग बाय साइड में शो कर देंगे, बाय बिल्स पे बिल के नाम से, और ये बिल्स कहां से पेमेंट होंगे, सारे बैंक के माध्यम से होंगे। नेक्स्ट लिखा डिस्काउंटेड बिल एक्सचेंज, जब भी एक्सचेंज ऑफ बिल आ जाए थ्रू दी बैंक, तो ध्यान रखना हमेशा ये पेमेंट आपके बिल रिसीव्ड यानी कि बैंक के द्वारा होंगे, तो यहाँ पे बिल्स पे होंगे, यहाँ पे बिल रिसीव होंगे, यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, वहां पे बैंक का बैलेंस घट जाएगा। इसके बाद ये खत्म होने के बाद लोन फ्रॉम और लोन टू अगर आ जाए, तो लोन टू आप डाल दीजिए डेबिट में, और लोन फ्रॉम वाली ट्रांजेक्शन ये मैं हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, लोन फ्रॉम डाल दीजिए आप बाय साइड में, आप कैश के कॉलम में, और लोन टू डाल दीजिए आप टू साइड में कैश के कॉलम में। उसके बाद बैंक चार्ज आ जाए बाय साइड में, बाय ड्रॉइंग कर रहे हैं चेक से आप बाय साइड में, और ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो मैनुअली वीडियो बताऊंगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके ट्रांजेक्शन एक बार वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखें, रिपीट करके देखें, नहीं समझ में आया मुझे कॉल करके पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक